सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड, और उसमें भी आपका जो टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलता है। इसलिए इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरा सेशन है वो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक ज्वाइन करना है, ताकि हर पॉइंट है वो आपको इजीली समझ सके। और पार्टनरशिप आपने देखा होगा, पार्टनरशिप सिर्फ 12वीं कक्षा में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। उसके बाद आपकी पीजी है, यूजी है, वहाँ पर पार्टनरशिप नाम का कोई टॉपिक है वो आपको नहीं मिलता है। इसलिए आपने काफ़ी पहले इस टॉपिक को छोड़ दिया था। अब आप पुनः इसके साथ जुड़ोगे तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन जब पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो उसका बेनिफिट है वो आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार आप इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी आज के इस सेशन का फायदा मिल सके। कॉमर्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके डाउट हो, तो जरूर आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। इसके अलावा क्योंकि 2025 में बढ़िया ऐसी भर्ती है वो आ रखी है, जिसमें आपके जूनियर अकाउंटेंट की भी भर्ती आने वाली है। इसके अलावा आपकी फर्स्ट ग्रेड है, आपकी लेखा सहायक है, इसके अलावा आपके जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें अकाउंटेंट है, यानी खूब सारी भर्ती है। और इसके अलावा आपकी यूजीसी नेट की एग्जाम भी होने वाली है ना, क्योंकि आजकल आगे आप कोई भी डिग्री लेना चाहते हो, आप पीएचडी करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको नेट है वो एग्जाम देनी अनिवार्य है। तो इसलिए एक बड़ा जो पोर्शन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा सेशन है वो देखें। स्टार्ट करें आज के सेशन को। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे, पिछले सेशन में अपन ने बात की थी कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर कुल पूंजी और समायोजित पूंजी ज्ञात करना। आज के सेशन में बात करने वाले हैं, आगे का जो पॉइंट्स है उस पर अपन बात करेंगे। आगे के पॉइंट में क्या है कि पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का समायोजन। क्या है? पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदारों की पूंजी का समायोजन, है ना। यह भी एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया भी है और पूछा जाता भी है। इसलिए अपने को इस पॉइंट को आराम से समझना है, हर पॉइंट है वो समझना है, और फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आसानी से इसको समझ जाएंगे। अब देखो, इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले पुराने साझेदारों की आपको जो एडजस्टेड कैपिटल है, समायोजित कैपिटल है, वो ज्ञात करेंगे। और जो आपकी समायोजित पूंजी होगी उसके आधार पर फर्म की कुल पूंजी है वो ज्ञात करेंगे। और फर्म की कुल पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी है वो ज्ञात की जाएगी, है ना। तो इसमें हुआ क्या कि भाई पुराने साझेदार है उसकी पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी की गणना करना, कि भाई नया साझेदार जब साझेदारी में प्रवेश करेगा तो वो कितनी ख्याति लेके आएगा और कितनी पूंजी की राशि नगद रूप से लेकर आएगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए ये स्टेप है वो आपको अपनाने पड़ेंगे। इन स्टेपों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें स्टेप। अब देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि ए और बी एक फर्म में साझेदार है। सी है वो लाभों में 1/6 भाग के लिए प्रवेश करता है। सी है वो लाभों में 1/6 भाग के लिए प्रवेश करता है। ए व बी की समायोजित पूंजी क्रमशः 40,000 व 20,000 है, ठीक है। ए व बी की समायोजित पूंजी क्रमशः 40,000 व 20,000 है। सी की कुल पूंजी 1/6 हिस्से के रूप में लाएगा, है ना। सी है वो फर्म की कुल पूंजी का 1/6 भाग है वो पूंजी लेके आएगा, है ना। अब अपने को यहाँ ये नहीं दे रखा है कि भाई सी है वो कुल पूंजी का 1/6 भाग लेके आएगा। अब 1/6 भाग तो लेके आएगा, लेकिन फर्म की कुल पूंजी कितनी है वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या होगा, है ना। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा
कि ए व बी की समायोजित पूंजी तो कितनी है 40,000 प्लस 20,000 बराबर कितनी हो गई 60,000। ए और बी की समायोजित पूंजी इतनी हो गई। अब अपने को समायोजित पूंजी पता चल गई है ना, लेकिन फर्म की कुल पूंजी पता नहीं चली है ना। तो देखो यहां पर सी का हिस्सा 1/6 है ना, सी का हिस्सा 1/6। तो फर्म माना फर्म का फर्म की कुल पूंजी फर्म की कुल पूंजी 1, सी का हिस्सा 1/6, तो शेष 1 माइनस 1/6 तो कितने हो गए 5/6 है ना। अब क्योंकि सी का हिस्सा घटाने के बाद अपने पास शेष लाभ हो गया 5/6, तो फर्म की कुल पूंजी तो 60,000 मल्टीप्लाई 6/5 ये कितने आ गए 12,000 और 12×6 72। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी आ गई 72,000। अब अपने चाहिए सी की पूंजी, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी है 72,000, इसका 1/6 भाग सी का है तो कितने आ गए 12×6 72, तो कितनी आ गई 12,000 रुपए है, वो क्या आ जाएगी सी की पूंजी आ जाएगी। यहां यही पूछा कि सी फर्म की कुल पूंजी का 1/6 भाग कुल पूंजी का है ना, कुल पूंजी का 1/6 भाग तो कितना होगा 72,000 का 1/6 यानी 12,000। और अगर प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करके ये पूछ ले कि भाई समायोजित पूंजी का, तो समायोजित पूंजी अपने पास कितनी है 60,000, तो 60,000 का 1/6 करते हैं तो 10,000। अब अपने को इस सवाल को दो तरीके से समझना जरूरी है। अब बताओ देखिए समझ में आए कि नहीं है, आगे नहीं सारी बात समझ में, ठीक है बढ़े आगे देखते हैं। जो तीसरा पॉइंट आता है इसमें, तीसरा पॉइंट क्या आता है कि नई फर्म की पूंजी अगर दी गई हो है ना, नई फर्म की पूंजी दे रखी है तो क्या करेंगे जो पूंजी दे रखी है उस पूंजी का बंटवारा नए अनुपात में होगा। नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी लाएगा, क्योंकि नए अनुपात में बांटेंगे तो ऑटोमेटिक ही जो साझेदार प्रवेश कर रहा है उसको वो पूंजी है वो नए अनुपात में बटेगी और नए अनुपात में बढ़ते ही उसके हिस्से की राशि आ जाएगी और फिर वह अपने हिस्से की राशि है वो पूंजी के रूप में लाएगा। पुराने साझेदार अपनी नई पूंजी और समायोजित पूंजी का अंतर नगद लाएंगे या ले जाएंगे या चालू खाते के माध्यम से समायोजित करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो पूंजी आएगी है ना, उसमें क्या होगा जो पुराने साझेदार है उनकी पूंजी की तुलना की जाएगी। अगर कम पड़ती है उनकी पूंजी तो वो पूंजी लेके आएंगे और अगर उन्होंने पूंजी व्यापार में ज्यादा ला रखी है तो वो वापस लेके जाएंगे है ना, या वो चालू खातों के माध्यम से समायोजित भी करवा सकते हैं। तो इसका वैसे थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, प्रैक्टिकल कई बार है वो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, बोर्ड परीक्षा में तो बहुत बार पूछा गया है ना। तो इसलिए अपन मान सकते हैं कि भाई कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसी बातें हैं वो पूछ सकता है, ज्यादा समय नहीं लगता, इसमें फटाफट एंट्री होती है। ओके आगे देखिए, आगे देखो एक महत्वपूर्ण खाता होता है आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी समणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। मेमोरेंडम
रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। अब इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन में खास बात यह है कि जब अपने को संपत्तियों के और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना होता है तब अपन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है बनाते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहले भाग को अपन पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डिवाइड करते हैं और दूसरे भाग में जो अंतर होता है उसे नए लाभ विभाजन अनुपात में डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या क्या होता है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों और दायित्वों का क्या करना पड़ता है, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव को संपत्ति और दायित्वों के खाते में दर्ज नहीं किया जाए, है ना। इसके लिए समानार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता दो भागों में बनाया जाएगा, है ना। जब परिवर्तन किया जाता है यानी संपत्तियों का मूल्य आप पुनर्मूल्यांकन करोगे, दायित्वों का मूल्य पुनर्निर्धारण करोगे तो इसके प्रभाव, है ना, तब तो अपन क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जो परिवर्तन होता है चाहे वो आपके संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन हो और चाहे वो दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन हो, है ना, उसको अपन खातों में दर्ज नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है और उसको दो भागों में बनाया जाता है। प्रथम में संपत्ति और दायित्वों पर हानि होने की दशा में डेबिट किया जाएगा, है ना। यह ध्यान रखना जो प्रथम भाग होगा उसमें संपत्ति और दायित्वों में हानि होने पर डेबिट किया जाएगा और लाभ होने पर क्रेडिट किया जाएगा। किसको किया जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को। हानि होगी तो डेबिट होगा, लाभ होगा तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है वो क्रेडिट होगा। द्वितीय भाग में प्रथम भाग की लाभ हानि को पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। प्रथम भाग की जो लाभ हानि होगी उसे पुराने साझेदारों के मध्य पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटना, है ना। दो भाग मैंने बताया ना, तो दो भाग में जो पहला भाग होगा ना, पहले भाग में जो लाभ हानि होगी उसे पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटना है, ये ध्यान रखना। और इसके पश्चात इसी राशि से सभी साझेदारों के पूंजी खाते में नए लाभ विभाजन अनुपात में करके इसकी विपरीत प्रविष्टि है वो कर दी जाती है। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि प्रथम भाग है उसमें आपको जो लाभ होगा और जो हानि होगी उसे पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटना है ना। और अगर फिर दूसरा भाग होगा उसमें जो लाभ और हानि होगी उसे सभी साझेदारों के मध्य, है ना, नए लाभ विभाजन अनुपात में बांटना है। ये जरूरी आपको ध्यान में रखना। एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर जो इंपॉर्टेंट चीज लगती है उसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि बाद में अगर नोट कर लेते हो तो बाद में आपको बार बार है इस चीज को ऑनलाइन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फटाफट आप अपने रजिस्टर में से क्या कर सकते हो, रीडिंग लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये एंट्रियां दोनों बता रखी है। अगर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होता है तो एंट्री होगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, है ना, लाभ होने पर। और दूसरी प्रविष्टि होगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, लाभ होने पर। और अगर हानि होती है तो इसकी विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू ऑल पार्टनर कैपिटल, है ना। हानि होते ही ये विपरीत प्रविष्टि हो जाती है। ठीक है, हानि होते ही ये दोनों है आपकी विपरीत हो जाएगी। जो आपने पार्टनर कैपिटल को अभी क्रेडिट कर रखा है वो डेबिट होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। और इसमें ऑल पार्टनर आपका क्रेडिट हो जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है ना। ये कब है, जब आप संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन
नहीं करना चाहते हो। और बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है कि जब एक फर्म संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य को यथावत रखती है, मूल्य में परिवर्तन नहीं करती है, तो उसके लिए वह कौन सा खाता है वो खोलती है, तो वो होता है आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है कि भाई वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर कई बार क्या होता है कि साझेदार प्रवेश नहीं करता है ना, साझेदार प्रवेश नहीं करता मतलब कि भाई साझेदार है, जैसे नया साझेदार नहीं आता, लेकिन क्या होता है कि एक फर्म ये कह देती है कि हम अनुपात में परिवर्तन करना चाहेंगे। जैसे अभी मान लो पहले वो था 2, 3 और 4, अब वो कह रही थी 1 और 1 में बांटेगी, है ना। तो नया साझेदार प्रवेश नहीं किया, लेकिन अनुपात में परिवर्तन हो गया। अनुपात में परिवर्तन होता है तो भी अपने को कई जो चीजें हैं उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, चाहे वो ख्याति हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे आपकी संपत्तियां हो, चाहे दायित्व हो, सबको आपको पुनर्मूल्यांकित है वो करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो नंबर 1 त्याग अनुपात और फायदे के अनुपात का निर्धारण करना पड़ता है। क्या होगा, त्याग अनुपात व फायदे के अनुपात का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, दूसरा ख्याति का लेखांकन व्यवहार, दूसरा क्या होगा, ख्याति का लेखांकन व्यवहार है वो भी चेंज होगा, क्योंकि पहले गुडविल है वो किसी दूसरे अनुपात में डिवाइड होती थी, अब दूसरे अनुपात में होगी। क्यों, क्योंकि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो गए। तीसरा संचय और अवितरित लाभ या हानि के लिए विभाजन का लेखांकन व्यवहार, संचय और अवितरित लाभ या हानि के लिए विभाजन का लेखांकन व्यवहार। जो अभी तक जो आपके रिजर्व थे, जो संचय थे, उनको क्या करेंगे, अब नए अनुपात में उनको, क्योंकि पहले अनुपात में परिवर्तन करने से पहले उनको पहले पुराने अनुपात में बांटना पड़ेगा और आगे से फिर नया अनुपात है वो लागू होगा। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, ऑल असेट्स आर एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, है ना। जो आपकी संपत्तियां है, जो आपके दायित्व है, उनका पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण है वो किया जाएगा। ठीक है, पूंजी का समायोजन, लास्ट में अपने को क्या करना पड़ता है, पूंजी का समायोजन भी करना पड़ता है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो इसके लिए भी मैंने आपको 3 मेथड है वो बता दी है कि भाई नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर, और लास्ट में अगर नए सभी साझेदारों की पूंजी दे रखी है तो अपने को क्या समायोजन करना है, सारी डिटेल है वो इस सेशन को स्टार्ट किया था उससे पहले हो गई थी, और इससे पहले भी एक सेशन करवाया था उसमें भी वो जानकारियां मैंने आपको शेयर कर दी है। ठीक है, वहां से आप देख लेना। ओके है, बढ़े आगे ये देखो कुछ महत्वपूर्ण रेशियो आपकी, क्या है, महत्वपूर्ण रेशियो है ना। तो इन रेशियो को अपने को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, त्याग अनुपात और फायदे का अनुपात का निर्धारण है वो कैसे करना है। बहुत बार ये इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि भाई त्याग का अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, नया अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पुराना अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, फायदे का अनुपात है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो सारी जानकारी उससे ली जाती है ना। तो देखो त्याग अनुपात की बात आती है तो त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात। इट्स मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है। क्या करेंगे, सैक्रिफाइस निकालना है तो ओल्ड में से न्यू घटा देंगे तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। ठीक है, अगर अपने को फायदे का अनुपात निकालना हो, है ना, फायदे के अनुपात की गणना करनी हो, यानी अपने को लाभ प्राप्ति अनुपात कह दो या गेनिंग रेशियो कह दो, है ना, उसके लिए फॉर्मूला है फायदे का अनुपात बराबर नया लाभ विभाजन अनुपात माइनस पुराना लाभ विभाजन अनुपात, ये इसका फॉर्मूला है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये अनुपात है वो निकालने आने चाहिए।
अनुपात है वो सारे ही आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुपात लिख लिए दोनों आपने, ओके है। आगे देखो, दूसरा, ख्याति का लेखांकन व्यवहार। ख्याति का, अगर अपने पास गुडविल है तो उसका लेखांकन व्यवहार क्या होगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, है ना। क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट है, इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो, ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अपने को समझना है। क्या है कि ए और बी लाभ विभाजन अनुपात 3:2 के में करते हैं। क्या करते हैं? लाभ विभाजन अनुपात में क्या 3:2 में करते हैं। उन्होंने निर्णय किया कि भविष्य में लाभ विभाजन अनुपात बराबर करेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपये किया गया है। ख्याति के व्यवहार की अपने को जर्नल प्रविष्टि है वो देनी है ना। ठीक है, अब देखो, ख्याति का निर्धारण है ना पुराने अनुपात में, क्योंकि इसमें क्या किया है? अनुपात परिवर्तित किया गया है पुराने अनुपात में। ठीक है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 30,000 मल्टीप्लाई 3/5, ये कितने हो गए? 6,000, और ये 36 18,000। उसी तरीके से बी की 30,000 मल्टीप्लाई 2/5 12,000, है ना। ठीक है, अब दूसरा, ख्याति का निर्धारण, ख्याति का निर्धारण नए अनुपात में। ठीक है, ए की ख्याति 30,000 मल्टीप्लाई बराबर बराबर, यानी 1:1, तो 1/2, तो 15,000। बी की ख्याति 30,000 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये भी 15,000, है ना। अब देखो, यहां पर कंडीशन कौन सी लागू हो रही है? कंडीशन आपकी कौन सी लागू हो रही है ना। अब देखो, ए के हिस्से में कितने हैं? 18,000। यहां कितने बन रहे हैं? 15,000। बी के हिस्से में कितने हैं? 12,000। बन कितने रहे हैं? 15,000। इसका मतलब 3,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब अपन ने यहां पे क्या लिखा था एंट्री? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। गेन कौन करेगा? ख्याति। इसको अभी तक कितने मिल रही है? 15,000। अब कितने मिलनी चाहिए? सॉरी, मिलनी कितनी है? 12,000। कितने मिलनी चाहिए? 15,000। तो बी को तो और मिलेगी, और सी को अभी तक कितने, ए को कितनी मिल रही है? 18,000। अब इसको कितने मिलेंगी? 15,000। यानी इसकी अमाउंट है वो कम हो जाएगी, है ना। तो अपन की एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री कि भाई बी प्राप्त करेगा, तो एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डीआर कितनी? 3,000 पाएगा, और यह त्याग करेगा, तो 2 कैपिटल अकाउंट,
3000, है ना। तो इस तरीके से अपने को ये आपकी समायोजन प्रविष्टि है वो करनी है, समझ गए, है ना। तो इसको थोड़ा सा बताने में ही टाइम लगता है, बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा समय वाली बात नहीं है। ये तो अपन ने सीधा कैलकुलेट कर लिया, और अगर चाहो तो आप इसे, क्योंकि इसका निर्धारण किससे होता है, फायदे के अनुपात से होता है, फायदे के अनुपात, ठीक है। फायदे के अनुपात में तो अगर फायदा अपन को चाहिए, अगर फायदा अनुपात निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या है, नया माइनस पुराना, है ना। तो ए का फायदा अनुपात, ठीक है। तो देखो नया कितना है, नया कितना है 1/2 माइनस पुराना है 3/5 लघुत्तम 10, 5 2 6, है ना। तो इसका माइनस आ गया, तो ये क्या करेगा, ये त्याग करेगा, इसको फायदा नहीं हुआ क्योंकि माइनस आ गया 1/10, माइनस आ गया। और बी का तो 1/2 माइनस 2/5 लघुत्तम 10, 5 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/10। इसको क्या हो रहा है, फायदा, है ना। अब अपन चाहें तो सीधा निकाल सकते हैं ए की ख्याति त्याग के रूप में 30,000 मल्टीप्लाई 1/10, तो कितने आ गए 3,000। बी की ख्याति फायदे के रूप में 3,000, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसकी कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इस एग्जाम्पल को हल कर सकते हो, आपकी सुविधा है। एंट्री फिर वही हो जाएगी क्योंकि बी को फायदा हो रहा है, तो बीज कैपिटल अकाउंट या टू एज कैपिटल, है ना। इस तरीके से आप इसकी प्रविष्टियां कर सकते हो, क्योंकि इसमें एंट्री भी यही है, गेटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, ठीक है साथियों। तो निश्चित रूप से जो चीज मैंने अभी तक आपको बताई है वो आपके क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर किसी साथी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, वहां से भी आप संपर्क करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। हम आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट, इसके अलावा कॉमर्स की कोई भी आपकी भर्ती हो, चाहे वो आपकी लेखा सहायक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, उन सब के लिए ये सेशन है वो बड़ा ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं है। हर पॉइंट आपको क्लियर करवाया जाएगा अकाउंटेंसी में, क्योंकि ज़्यादातर साथियों के मन में ये एक विचार होता है कि अकाउंटेंसी है वो हमें नहीं आती है, और उसी के क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो डर आपका दूर होगा, तो हमारा जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। अब आज के इस सेशन में जो अपन ने बातें की है निश्चित रूप से वो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रही होगी। ऐसा अगर आपको भी लगता है तो आज के सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी इस तरीके की वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस छोटे से और शानदार सेशन में एक बार सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।